अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ टीचर ऑफ क्लास 9। स्टूडेंट, हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे, सेट्स एंड फंक्शन। यूनिट नंबर 3 क्या पढ़ रहे हैं? सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में हमने इस चैप्टर को दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया। पहले हम क्या कर रहे हैं? सेट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? फंक्शंस को। सेट्स को करते हुए हमने सेट की डेफिनेशन की थी, जिसमें हमने कहा था अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे, यानी कि एलिमेंट्स उसमें जो थे उसको हम 1 2 3 को नंबर्स ले सकते हैं या स्मॉल अल्फाबेट, और सेट का नाम हम किससे रखते थे? कैपिटल अल्फाबेट से। उसके बाद हमने उसके मेंबर्स को काउंट किया। उसके बाद हमने सेट्स को बयान करने के, यानी कि राइट करने के, लिखने के 3 तरीके सीखे थे: टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म, जिसकी हेल्प से आपने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 9 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट सॉल्व किए। वो जो आपने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया, एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी उन दोनों में से किसी एक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओवरऑल आपका ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 जो है, इसमें से मैंने आपको बताया था कि 9 मार्क्स से लेकर 11 मार्क्स का पेपर आपका यूनिट नंबर 3 में से आएगा, जिसमें से 2 से 3 मार्क्स का पेपर, ठीक है, आप तैयार कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक है, यानी कि आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा और कुछ डेफिनेशंस होंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन जो हैं ये ऑलरेडी पहले से आपको आती हैं क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में। ठीक है, आप सेट्स के बारे में जो पढ़ के हैं उनसे ये बेसिक चीजें, यानी कि ये क्वेश्चन जो मैं डेफिनेशंस आपको बताने लगा, ये आपको पहले से आती हैं। मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ करना है और 2 से 3 टेक्निकल पॉइंट बताने हैं हर डेफिनेशन के अंदर, ताकि उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली कर सको। तो उससे रिलेटेड जब एमसीक्यूज आए तो आप उसको इजीली कर सको, और उससे रिलेटेड अगर आपसे वैसे कोई क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, या आगे जाके एफएससी के बाद जब आप एमडी कैट या ई कैट के एंट्रांस टेस्ट में जब आप जाओ, तो तब भी आप इसको सॉल्व कर सको। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल चीजें हम नहीं करने लगे। सबसे पहले तो आपको पता है, आपने सेट की डेफिनेशन की थी। ठीक है, आज हमारा क्या है? यूनिट नंबर 3 हम कर रहे हैं। यूनिट 3, सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट की डेफिनेशन हमने की थी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी मैं डेफिनेशंस आज लिखूंगा इनमें से कोई भी छोड़ने वाली नहीं है। नंबर 1, नंबर 1, सिंगलटन सेट। सिंगलटन क्या होता है जी? सिंगलटन सेट, सिंगल के मीनिंग क्या होते हैं? एक के। सिंगल के मीनिंग क्या होते हैं? 1 के। कहते हैं जी अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट। अ सेट, अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट। एलिमेंट भी कह सकते हैं, मेंबर भी कह सकते हैं। 1 एलिमेंट is called singleton set, is called अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कुछ पार्ट्स किए थे, जिनका आंसर हमारा क्या आया था? सिंगलटन सेट। वहां पर भी मैंने आपको इसकी डिटेल के साथ आपको क्लियर किया था। अब देखें इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, ईजी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल। सिंगलटन सेट मेरे पास क्या आ गया? ओनली 1 आ गया। ठीक है, ओनली 0 आ गया, -3 आ गया, 1/2 आ जाए, 5 का स्क्वायर रूट आ जाए। ये सारी किसकी एग्जांपल्स हैं जी? सिंगलटन सेट। यानी कि सिंगलटन सेट के अंदर आपको, मैं आपको एक निशानी बताऊं कि आपको इसके अंदर कोमा नहीं नजर आए, क्योंकि जब सेट की डेफिनेशन की थी
तो मैंने आपको डिटेल के साथ ये बताया था कि रोल ऑफ द कोमा क्या है, रोल जो इसका करेक्टर है कोमा का इन सेट्स के अंदर, तो वो ये होता है कि वो फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से सेपरेट करता है, सेकंड को थर्ड से सेपरेट करता है, और थर्ड को फोर्थ से सेपरेट करता है, कोमा जो होता है। ठीक है, जिस तरह आप प्लस माइनस के साथ एक फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर प्लस या माइनस आ जाए थर्ड टर्म, इस तरह करके प्लस माइनस जो है वो टर्म्स को सेपरेट करती हैं। तो यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखने लगा हूं। तो आपने मुझे ये बताना है क्या ये सिंगलटन सेट है। ये तो आपको पता चल गया, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट इसके अंदर आपको कॉमन ही नजर आएगा। ठीक है, 2 × 6, क्यों जी सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट है, इसमें कॉमन नहीं है। इन दोनों ने जब मल्टीप्लाई होना है तो आपके माइंड में क्या आ रहा है, 12, 12 एक सिंगल नंबर है, तो ये सिंगलटन है। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है। ठीक है, अगर वो कहता है कि 12 ÷ 6, तो ये भी आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट। नजर आपको दो दो आ रहे हैं, लेकिन है क्या, ये सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि इन्होंने सॉल्व होना है। मैंने आपको क्लियर निशानी बता दी कि सिंगलटन सेट के अंदर आपको कॉमन ही नजर आएगा, कॉमन ही नजर आ रहा तो वो क्या है, सिंगलटन सेट है। जैसे मर्जी उसकी मर्जी वो आपको धोखा दे, वो ऐसे भी आपको कह सकता है 2 ÷ 7 × 6, ये भी आपके पास क्या है, सिंगलटन सेट है। रेड कलर के साथ मैंने इसको इसलिए लिखा कि किसी भी तरीके से वो आपको धोखा दे सकता है, सिंगलटन सेट को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसमें से सिंगलटन सेट कौन सा है, तो ये कौन से हैं आपके पास, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के साथ ही आपके पास नेक्स्ट जो आ रही है डेफिनेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगलटन सेट की, और जो मैं लिखने लगा हूं नंबर 2 पे, कौन सी लिखने लगा हूं जी, एम्प्टी सेट। कौन सी लिखने लगे हैं जी, एम्प्टी सेट की। वो बता सकता है जी एम्प्टी सेट को और क्या कहते हैं जी, एम्प्टी सेट को इसके अलावा इसका क्या नाम होता है एम्प्टी सेट का जी, एग्जैक्टली एम्प्टी सेट के दो और नाम हैं। नंबर 1 नल सेट भी बोलते हैं जिसको, NULL, नल सेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, और इसका तीसरा नाम होता है वॉइड सेट, और इसका तीसरा नाम क्या होता है, वॉइड सेट। ठीक है, ये दो इसके मेन इंपॉर्टेंट, ये इसको एम्प्टी सेट इसको मेन इसका नाम होता है, और इसको इन दो नामों से भी पहचाना जाता है। ठीक है, सिंगलटन सेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देख लें जरा। कहता है द सेट विद नो एलिमेंट्स, द सेट विद नो एलिमेंट्स, द सेट with no elements, आगे ब्रैकेट में वो लिख रहा है 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 0 नंबर ऑफ elements is called empty set, is called empty set। ये क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके अंदर इस तरह का धोखा आ सकता है। ठीक है जी, ये क्यों इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये इसके 3 नाम हैं, ये जिस वजह से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या इट इज डिनोटेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई, क्या पढ़ेंगे जिसको, फाई। ठीक है, या फिर इसको कैसे लिखा जाता है एम्प्टी सेट को, इस तरह करके, जिस तरह अब सेट किस तरह लिखते हैं हम, मिडल ब्रैकेट के साथ, मिडल ब्रेसेस होती है ना हमारे पास, उसके अंदर कुछ ना लिखे तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, एम्प्टी सेट। अगर आपने ये 2 ब्रैकेट्स नहीं लगानी तो फिर आप सिर्फ क्या लिखोगे, फाई। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं जी, फाई, इसे क्या पढ़ेंगे, फाई, पहले फा हमजा छोटी ये, फाई, इसे क्या पढ़ेंगे, फाई।
अगर आपने फाइव लिखकर फिर इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा दी तो ये आपका इसकी जो डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये गलत हो जाएगा। मैं फिर लिखने लगा हूं, ठीक है। अगर आपने ऐसे कर दिया, फाइव भी लिख दिया और ब्रैकेट्स भी लगा दी, तो ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट बन गया, ये सिंगलटन सेट में चला जाएगा। तो आप इसको सिंगलटन सेट तो कह सकते हैं, ठीक है, आप इसको सिंगलटन सेट तो कह सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। इसको आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, इसको आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं, सिंगलटन सेट। ठीक है। अब देखें, इसके अलावा एक और धोखा आ जाता है हमारे पास। वो कहता है सेट है, उसके अंदर क्या है, जीरो। जीरो आपको पता है एक नंबर है, हमने कहा सेट्स के अंदर हम नंबर्स को लिख सकते हैं। अब ये भी आपका एम्प्टी सेट। अब जीरो से आप कह दो कि ये नल सेट हो गया, नो, ये एक एलिमेंट बन गया, ये फिर सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन सेट बन चुका है। इसको भी आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। इस सेट को आप सिंगलटन सेट कह सकते हैं, इस सेट को आप सिंगलटन सेट कह सकते हैं, ठीक है। और इसको आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, इसको भी आप एम्प्टी सेट नहीं कह सकते। एम्प्टी सेट को या इससे जाहिर करेंगे, अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगानी तो एम्प्टी सेट की निशानी या रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर आपने ब्रेसेस यूज करनी है तो फिर उसको अंदर से खाली रखोगे। ये दो बहुत अहम पॉइंट थे सिंगलटन सेट के अंदर भी, ठीक है, और आपके एम्प्टी सेट के अंदर भी। इन दोनों में से ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर में डेफिनेशन ना आए, जरूर आएगी। अब देखिए, फर्स्ट ग्रुप में आ जाए, सेकंड में ना आए, सेकंड में आ जाए, फर्स्ट में ना आए, ये चीज हो सकती है। लेकिन जो एनुअल एग्जाम 2028 में होने जा रहा है नाइन्थ का न्यू बुक से, उसमें इन दोनों में से एक डेफिनेशन, ठीक है, एक ग्रुप में आपके डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, और दूसरे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ जाएगी। इन दोनों से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको ये दो डेफिनेशन याद करके आपके मिनिमम एक नंबर और मैक्सिमम 2 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक इसका सिलसिला खत्म नहीं होता डेफिनेशंस का। इसके बाद जो इसकी डेफिनेशंस आ रही हैं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते जाइएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वल सेट्स। बहुत इजी डेफिनेशंस आ गई हैं इक्वल सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ रही है नंबर 3 पे, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट नहीं होता जी, इक्वल सेट्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो सेट लाजमी होंगे, एटलीस्ट दो सेट्स के हम कंपैरिजन लेके चलते हैं जी। देखें जी, कहता है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। अब देखें जी, कब इक्वल होंगे, इफ ये कंडीशन लगनी शुरू हो गई, इफ, इससे आगे इंपॉर्टेंट चीज है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ये सारी डेफिनेशंस में आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ दे हैव एग्जैक्टली द, इफ दे हैव एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट, द सेम एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स प्रिंटिंग है जी यहाँ पे थोड़ी सी, और इफ दे, और इफ दे
or if every element of set A every element of set A is an element of set B देख कहता है टू सेट्स A and B two sets A and B are equal if they have exactly the same elements या if every element of set A is an element of set B। उसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई से दो सेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। कुछ सेट A है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 और कोई सेट B है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 2 1 3। कहता है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स 1 इसमें भी है 2 इसमें भी है 3 इसमें भी। यानी कि दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं 3, सेट बी में एलिमेंट्स कितने हैं 3, जो 3 ए में हैं वही सेम 3, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के वही नंबर्स या वही अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट्स वगैरह सेम होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं कि यहां पे आप इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय डिनोटेड भी लिख सकते हैं जी, रिप्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं। डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। दो सेट जब इक्वल हो जाएंगे तो उनको हम क्या लिख सकते हैं कि वो क्या है। सेकंड एग्जांपल देखें जी, अगर हमारे पास कोई सेट है P, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास X Y Z और एक हमारे पास सेट है Q, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 7 9। देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3। इक्वल होने की पहली कंडीशन हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, यानी कि उनकी तादाद सेम हो। सेकंड कंडीशन ये होती है कि एक दूसरे का इमेज हो, यानी सेम हो, एक दूसरे के साथ सेम भी हो। तो इसका पहला एक्स है, इसका 1 है, तो फिर आप यहां से क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट P इज नॉट इक्वल टू Q। P इज नॉट इक्वल टू Q। या आप यहां पर ये एक्स वाई जेड है, ठीक है, और यहां पर अगर आप एक्स वाई जेड और साथ M भी कर देते हैं तो तब भी ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये थी हमारे पास इक्वल सेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट है जी इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है, बिल्कुल इक्वल सेट से मिलती जुलती है, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दी है आपको, ये इक्विवेलेंट सेट की ही है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। कहता है टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। टू सेट्स ए एंड बी आर equivalent sets
equivalent sets if they have the same number of elements. If they have same number of एलिमेंट्स, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए और किसी चीज से हमें लेना देना नहीं है. इट इज डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट है बी के. अब यहां पे आप देखें, ठीक है, तो उसने क्या कहा है, दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 1 2 3. ये P और Q इक्वल तो नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट हैं. ये क्या है, इक्विवेलेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि P इक्विवेलेंट है Q के. ये आप अलमद्दा सा डालेंगे, ठीक है, ये आपकी किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, इक्विवेलेंट की. ठीक है, तो यहां पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जी. इसकी एग्जांपल देखें. फॉर एग्जांपल सेट ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 7 9 11. सेट बी है, इसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 9 11 13 15. ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5. इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5. 5 पूरे हैं तो ये इक्विवेलेंट है. अगर एक जैसे हो जाए, 1 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 13 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट. तो यहां से आप लिख सकते हो इंप्लाइज दैट ए इक्विवेलेंट है बी के या फिर बी इक्विवेलेंट है ए के. दोनों सूरतों में आप लिख सकते हो. आपने लिखा ए इज इक्वल टू है बी के, और अगर आप लिखें बी इज इक्वल टू है ए के तो आप इसको लिख सकते हैं. अगर आपने लिखा है पी इज नॉट इक्वल टू क्यू तो क्यू इज नॉट इक्वल टू पी भी लिखा जा सकता है. पी इक्विवेलेंट है क्यू के और क्यू इक्विवेलेंट है पी के. एक और एग्जांपल देख लें जिसकी. हमारे पास कुछ सेट है, एच सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी. और एक सेट जी है हमारे पास, उसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड. इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3, लेकिन है क्या, डिफरेंट एक दूसरे से. तो आप इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे आप कि एच इक्विवेलेंट है सेट जी के या सेट जी इक्विवेलेंट है एच के. तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड, ठीक है, ये जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं, डेफिनेशन तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी 2 मार्क्स की. ये जो 7 एग्जांपल्स दी जाती हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं कि यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है. बेटा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपस में, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. इक्वल सेट्स की डेफिनेशन या इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन वो क्यों देता है पेपर के अंदर कि बच्चा भूलेगा. इसमें और इसमें बिल्कुल एक पॉइंट का डिफरेंस है. इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम. इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी, एलिमेंट्स जो हैं वो खुद भी एक जैसे होने चाहिए. इसमें एलिमेंट्स का खुद भी एक जैसा होना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों में से क्यों एक देता है कि अगर मैं इक्वल सेट्स की दूंगा तो बच्चा गलती से इक्विवेलेंट सेट की लिखेगा, अगर मैं इक्विवेलेंट सेट की दूंगा तो बच्चा गलती से इक्वल सेट्स की लिखेगा. इसी तरह सिंगलटन सेट की और एम्प्टी सेट की है. ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव भी क्यों बनाता है, इनकी वजह से यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी है जी, सबसेट की. सबसेट, इसको जरा गौर से देखिएगा जी. सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट की और प्रॉपर सबसेट.
सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी सबसेट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी सबसेट। इसको ध्यान से समझना है, ना समझ आए तो मुझे बताना है जी। कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, if every element of set A is an element of set B, is an element of set B, then A is a subset of B. Then A is subset of set B. Symbolically या फिर it is denoted या फिर represented by a subset of B, a subset of B। इसे क्या पढ़ेंगे? a subset of B। देखिए जी हमने यहां पे लिखा सबसेट, दो सेट है हमारे पास। कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, समझ कर चलेंगे आप इसको। फॉर एग्जाम्पल कुछ सेट बी है मेरे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सेट बी है, सेट ए है हमारे पास 1 3 5। देखो डेफिनेशन में क्या कहता है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का भी एलिमेंट हो, यानी कि एक एलिमेंट सेट बी में भी हो, ठीक है, देन ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो फिर यहां से आप इसको लिख सकते हो, तो फिर यहां से आप इसको लिख सकते हो कि ए जो है वो सबसेट है इसका बी का। एक एग्जांपल और चेक करोगे, हमारे पास कोई सेट है पी, उसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। हमारे पास कुछ सेकंड सेट है क्यू, उसके एलिमेंट्स हैं एक्स जेड वाई। देख अब देखें, कहता है एन एवरी सेट, ठीक है, एन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसका हर एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक है। देखिए ना क्यू का एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें मौजूद हैं और इसके इसमें मौजूद हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट कि पी जो है वो सबसेट है किसका, क्यू का। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं क्यू सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। अब ये जो दो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, दोनों सूरतों में क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, इसमें आपका क्यू जो है वो पी का सबसेट है और पी जो है वो क्यू का सबसेट है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसेट की डेफिनेशन यहां पे एंड नहीं होती है, सबसेट का जो कंसेप्ट है वो यहां पे क्लियर नहीं होता जब तक इससे आगे इसकी सबसेट की टू मेन टाइप्स हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट।
जिस तरह आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास वो होती है जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से लेस होता है या इक्वल होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास क्या होती है, जब आपके पास ऊपर वाला यानी न्यूमिनेटर ग्रेटर हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो आप उसको क्या बोलते हो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहां पर सबसेट्स की आगे टू मेन टाइप्स हैं। सबसेट्स की टू मेन टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर सबसेट्स और सेकंड है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। स्टूडेंट ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, ठीक है, डेफिनेशंस भी आप देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है जी आपके पास प्रॉपर सबसेट। ये डेफिनेशन आपने जो मैं अब लिखने लगा हूं इनको आपने क्लियर करना है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 चलनी है। नहीं क्लियर करोगे तो उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है फिर आपके। प्रॉपर सबसेट कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, if A is a subset of B and B contains at least one element at least one element that is not an that is not an of A, then A is then A is said to be a proper subset. Proper subset of B. तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इट इज डिनोटेड बाय या फिर रिप्रेजेंटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए, अब सबसेट के लिए हमने नीचे क्या लगाई थी, लाइन लगाई थी। जब प्रॉपर सबसेट आ जाएगा तो फिर नीचे लाइन आपकी नहीं आएगी। ठीक हो गया जी। इसकी एग्जाम्पल देख लें जरा। ये बेसिकली जो एग्जाम्पल है किसकी है, प्रॉपर सबसेट। ये वाली एग्जाम्पल किसकी है, प्रॉपर सबसेट है। ये भी सबसेट सबसेट होगा तो फिर हम उसमें से क्लैरिफाई करेंगे ना कि इसमें से प्रॉपर कौन सा इम्प्रॉपर कौन। देखिए बेटा, आप पहले आपके पास फ्रैक्शन होती है, फिर आप उसकी दो टाइप्स बनाते हैं कि इसमें से प्रॉपर कौन सी है और इम्प्रॉपर कौन सी। इसी तरह पहले आपने सबसेट बनाया, ये सबसेट की डेफिनेशन के हद तक ठीक है ये चीज। अब प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये हमें ये डेफिनेशन बताएगी। कहती है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, पहले सबसेट हो जाए, हो गया सबसेट। अब हमने ये चेक करना है कि ये नीचे वाली लाइन हमने खत्म करनी है या नहीं। कहता है बी कंटेन्स, ठीक है, इधर जो आ रहा है ये तो जिधर मुंह बंद होता है वो सबसेट होता है। ये जो है कहता है कि ये वाला जो है अगर इसके पास इस ए की निस्बत कम से कम एक एलिमेंट भी ज्यादा है, एक एलिमेंट भी ए की निस्बत उसके पास ज्यादा है, तो फिर आप कहेंगे
कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट हो गया है बी का। जब नीचे लाइन नहीं आती तो फिर हम इसे क्या पढ़ते हैं, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, बी पहले लिख लें और इसको ऐसे लिखें, ठीक है, यहां पर ए है तो प्रॉपर सबसेट ही। लेकिन आपको पता है आपका मैथमेटिक्स लेफ्ट टू राइट चलता है, तो इसको पढ़ेंगे बी सुपर सेट है ए का। यहां पर बी है तो सुपर सेट ए का, लेकिन आप इसको पढ़ नहीं सकते बी सुपर सेट है ए का। बी सुपर सेट ए पढ़ना है तो इसकी आपने डायरेक्शन चेंज करनी है। ये देखें यू का मुंह किधर बांधा है, ए की तरफ, इधर भी कहां बांधा है, ए की तरफ। बी इधर मुंह किधर खुला है, बी की तरफ, इधर किधर खुला है, बी की तरफ। इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे उसके बाद आप इसको पढ़ सकते हो बी सुपर सेट है ए का। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए, ठीक है, इसके पास इसकी निस्बत या एक एलिमेंट कम होना चाहिए, या फिर जो सुपर सेट होने जा रहा है, बेटा इसको आप सुपर सेट इस तरह पढ़ नहीं सकते, इस तरह लिखेंगे तो फिर पढ़ेंगे। लेकिन बी है क्या सुपर सेट? सुपर सेट वो होगा जिसके पास अपने सबसेट से एटलीस्ट एक एलिमेंट या फिर दो या तीन, कुछ भी ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, प्रॉपर सबसेट की। तो एक एग्जांपल मैं और लिखने जा रहा हूं प्रॉपर सबसेट की, देखिएगा। मैंने कुछ सेट लिखा बी, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और ये चलता जाएगा, यानी कि पूरी ए बी सी हमारे पास इसमें मौजूद है। अब मैंने एक सेट लिखा ए, इसमें है ए बी सी। एक सेट मैंने लिखा सी, इसमें है एक्स वाई जेड। एक सेट मैंने और लिखा डी, इसमें एलिमेंट्स है मेरे पास एल एम एन ओ पी। देखिए ए जो है वो सबसेट तो हो गया इस डेफिनेशन में, इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, इसके एलिमेंट्स इसके मौजूद है, इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, ठीक हो गया। अब ए जो है वो सबसेट तो हो गया बी का, क्या प्रॉपर सबसेट है बी का? ए अगर प्रॉपर सबसेट है बी का तो बी के पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज्यादा होना चाहिए जो ए के पास ना हो। तो इसके पास तो 3 है, इसके पास तो 26 अल्फाबेट्स हैं। तो आप यहां से लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट कि ए जो है, इंप्लाइज दैट ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। अब सी के लिए देखें, सी के पास कितने एलिमेंट्स है, तीन, तीनों इसमें मौजूद है, ठीक है। सबसेट तो हो गया, लेकिन प्रॉपर सबसेट है या नहीं, बी के पास इन तीन से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट बी के पास ज्यादा हो, तो उसके पास तो 23 ज्यादा है। तो यहां से आप एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। तो अब बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फुल एबीसी लिखी हुई है, 26 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इसके पास 5 है, इसमें मौजूद है। क्या बी के पास डी की निस्बत कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है? तो उसके पास तो 21 ज्यादा है। तो फिर आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि आपका डी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, ठीक हो गया। अगर कोई चीज किसी का सबसेट है तो आपके पास ये निशानी आएगी, प्रॉपर सबसेट है तो नीचे से इक्वालिटी वाला साइन खत्म हो जाएगा, वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, जो लास्ट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास, वो है प्रॉपर सबसेट के बाद आ जाती है इम्प्रॉपर सबसेट की। किसकी डेफिनेशन आ जाती है, इम्प्रॉपर सेट की। इम्प्रॉपर सबसेट, ये भी बहुत अहम डेफिनेशन है। इसको आमतौर पर स्टूडेंट इग्नोर करता है, लेकिन ये भी पेपर में आ जाती है, इम्प्रॉपर सबसेट। आज के लेक्चर की हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है। कहता है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी
एलिमेंट A is equal to B, then we say that A is an improper सबसेट ऑफ B। यानी कि जब दो सेट्स इक्वल हो जाएं, जब दो सेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं, इक्वल की डेफिनेशन हमने क्या कही थी कि तीनों एलिमेंट्स की तादाद भी बराबर हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स खुद भी सेम हो, एक जैसे एलिमेंट्स पाए जाएं दोनों में। ठीक है, तो अब यहां से आप ये इक्वल भी हैं तो आप ये भी कह सकते हो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो क्या होता है कि दोनों सेट इक्वल होते हैं, तो फिर आप ये भी लिख सकते हैं ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि बी इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, ए। ठीक है, तो इसके लिए जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन आ जाती है वो आपके पास सिंपल इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए ये वाली चलती है। यहां पे है ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है, लेकिन ये हमने एग्जांपल कब की थी, उस वक्त की थी जब हमें प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट का नहीं पता था। तो इसकी एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल सेट ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और सेट बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 4 1 3 2। तो ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी, 4 4। तो इसका मतलब है कि फिर यहां से इंप्लाइज दैट आप कह सकते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये यहां से जब आपके पास प्रॉपर सबसेट के लिए, इम्प्रॉपर सबसेट के लिए भी आपके पास यही चीज आएगी, लेकिन साथ आप ये भी लिखोगे कि बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, और यहां से आप साथ ये जरूर लिखोगे कि ए इज इक्वल टू बी। इम्प्रॉपर सबसेट में आपको साथ ये जरूर बताना पड़ेगा कि दोनों इक्वल हैं, क्योंकि वैसे जो सबसेट होता है उसकी आपके पास सिंबल ये आ जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट के लिए आपके पास ये आ जाएगा, सॉरी प्रॉपर सेट के लिए ये आ जाएगा और ये बी सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर के लिए भी आपके पास यही वाले सिंबल आएंगे, लेकिन साथ आप ये लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं, प्रॉपर सबसेट में आप ये कह सकते हैं कि बी सुपर सेट है ए का, बी सुपर सेट है सी का, बी सुपर सेट है डी का, लेकिन बी को इधर लिखेंगे डी को इधर और ये चेंज करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर आप बी को सुपर सेट नहीं कह सकते इम्प्रॉपर के अंदर। प्रॉपर के अंदर ठीक है आपके पास सुपर सेट होता है, इम्प्रॉपर के अंदर आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट तो होता है लेकिन सुपर सेट उसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें दोनों सेट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, डेफिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जब भी उसने पेपर में जाना है, पेपर में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो इन दोनों में से एक के चांस हैं, इन दोनों में से एक के चांस होते हैं। ठीक है, और इन तीनों में से किसी एक की डेफिनेशन जो है वो पेपर में जरूर आएगी। क्यों आती है, ठीक है, इसमें और इसमें और इसमें बिल्कुल माइनर माइनर सा फर्क है और टेक्निकल पॉइंट्स हैं। इन दोनों में भी एक ही पॉइंट का डिफरेंस है और इन दोनों में भी तकरीबन एक ही पॉइंट का डिफरेंस। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।